ठीक है, श्री सुनियाल हैज ज्वाइंड। ओके, नाउ हम बात कर रहे थे गैस पावर साइकिल की, और गैस पावर साइकिल में जो गैस पावर साइकिल है वो बेसिकली बेस्ड है हमारा ब्रेटन साइकिल पे। ये हमने बात कर ली थी। ब्रेटन साइकिल क्या है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है। और इसमें जो ब्रेटन साइकिल है, इसमें होता ये है कि आपका हीट इनपुट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और हीट एग्जिट भी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और ये जो स्टीम पावर साइकिल है उसको इससे डिफरेंट होता है ये गैस पावर साइकिल। स्टीम पावर साइकिल में क्या होता है? हमारा स्टीम जो है वो बॉयलर में बनता है और फिर वो सर्कुलेट होता है टरबाइन में, और फिर देन कंडेंसर में, और फिर वापस पंप से होकर के उसमें जाता है बॉयलर में। मगर गैस पावर साइकिल में ऐसा नहीं होता। गैस पावर साइकिल में स्टीम नहीं बनता, इसीलिए इसको गैस पावर साइकिल कहते हैं। तो ये समझते हैं कि गैस पावर साइकिल में होता क्या है एक्चुअली। तो गैस पावर साइकिल में होता यह है कि हमारे पास एक कंप्रेसर होता है। इस कंप्रेसर में हम एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर लेते हैं। एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर लेते हैं। ये एयर है, और इस कंप्रेस्ड एयर को हम एक कंबशन चेंबर में भेज देते हैं। कंबशन, तो ये हमारा कंप्रेसर हो गया, और ये हमारा कंबशन चेंबर हो गया। ये कंप्रेस्ड एयर जो है कंबशन चेंबर में जब पहुंचती है तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है और हाई प्रेशर पे भी होती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होने की वजह से क्या होता है, कंबशन चेंबर में हम फ्यूल को जब इंजेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कंबशन हो जाता है, और सडनली वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बहुत इंक्रीज कर जाता है। ये हाई वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस को हम टरबाइन में भेजते हैं। और ये टरबाइन जो है वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती है कि इसका शाफ्ट, यानी टरबाइन का शाफ्ट और कंप्रेसर का शाफ्ट एक ही कॉमन शाफ्ट। और फिर इस टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है, और इस टरबाइन से जुड़ा होता है आपका जनरेटर। और जनरेटर में मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बाद ये जो टरबाइन में एग्जॉस्ट होकर के गैस आई थी वो एक्सपैंड होती है, और फिर वो हीट एक्सचेंजर में आती है। यहाँ पे कंडेंसर नहीं होता है, यहाँ पे कूलर होता है या हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर में आती है और फिर ये कंप्रेस होने के लिए कंप्रेसर में चली जाती है। तो ये टरबाइन हो गई। और इस तरीके की सिचुएशन में कहीं पे भी स्टीम जनरेट नहीं होती है। ये फ्यूल डीजल भी हो सकता है, ये फ्यूल कुछ भी हो सकता है जो ऑयल के फॉर्म में। ठीक है, तो गैस भी हो सकती है ये, या ऑयल भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये ब्रेटन साइकिल चलती है। इस तरीके से हमारा गैस पावर साइकिल चलता है, ये मूव करता रहता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रेटन साइकिल के एक्चुअल कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर मैं पीवी डायग्राम बनाऊं तो ब्रेटन साइकिल, अगर मैं इसको देखूंगा तो ब्रेटन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। देखिए, किसी भी कैसा साइकिल साइकिल? का, हाँ, किसी भी साइकिल का नाम किस प्रोसेस में उसमें हीट इनपुट हो रही है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ब्रेटन साइकिल जो होती है उसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले कंप्रेसर में कंप्रेस किया गया, पीवी डायग्राम बना रहा हूं, तो 1 से लेकर के 2 तक कंप्रेसर में, यानी यहां पे अगर मान लो 1 है और यहां से लेकर 2 तक, तो कंप्रेसर में मेरी जो एयर है वो कंप्रेस हुई, कंप्रेसर में एयर कंप्रेस हुई 1 से लेकर के 2 तक। ये कंप्रेशन जो होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आगे हम लिखवाएंगे भी, अभी समझ लीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, 2 से लेकर के 3 तक इसमें आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। फिर 3 से लेकर के 4 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। अभी ये थोड़ा मैं बड़ा बना दिया।
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है 3 से लेकर के 4 तक। आई एम सॉरी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, क्योंकि यहाँ पे टरबाइन में आ गया, टरबाइन में आ गया, इसलिए आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन हुआ यानी 1 से लेकर 2 तक कंप्रेशन हुआ था, वहां पे हीट इनपुट हुई। हीट इनपुट कैसे इनपुट हुई? कंबशन चेंबर में फ्यूल गया, बर्न हुआ, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बहुत तेज बढ़ गया। वो सारा जो वॉल्यूम है, जो बर्न गैसेस है, वो टरबाइन में जाएंगी और वो 3 से लेकर के 4 तक एक्सपैंड करेंगी। और ये एक्सपेंशन के बाद जब एक्सपेंशन पूरा हो जाता है, वर्क डन आउटपुट मिल जाता है, तो यहां से हमको वर्क आउटपुट मिल जाता है। ये इसको पंप वर्क बोलते हैं, वर्क इनपुट है। वर्क आउटपुट हो गया तो हम उसी गैसेस को ठंडा करने के लिए, उसी गैसेस को ठंडा करने के लिए कूलिंग चेंबर में भेजते हैं या हीट एक्सचेंजर में भेजते हैं, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। सो दिस इज माय ब्रेटन साइकिल। This Brayton cycle is also known as constant pressure cycle because heat is input in constant pressure process। और 4 से लेकर के 1 तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक क्या था, 1 से 2 था, यहां से लेकर यहां तक 3 हुआ, टरबाइन से लेकर इनपुट से लेकर एग्जिट तक 4 हो गया, और 4 से लेकर के वापस 1 तक, 4 से लेकर वापस 1 तक हीट रिजेक्ट होती है, क्यू आउट होता है। तो यहाँ पे हीट कांस्टेंट प्रेशर पे आउट ही हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन भी है, देर इज अ काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन बिकॉज दीज गैस पावर साइकिल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। Gas power plant can be classified into 2 parts. One is open type and one is closed type. हमने जो अभी बात की वो क्लोज्ड टाइप की बात की, ठीक है। तो ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप होते हैं ये। और अंतर क्या होता है उसमें? अंतर ये होता है कि क्लोज टाइप मैंने ये बात की थी कि आपका हीट एक्सचेंजर होगा, उससे पंप में जाएगा, पंप से होकर के कंबस्शन चेंबर में जाएगा, फिर टरबाइन में जाएगा, फिर हीट एक्सचेंजर में जाएगा, और ये मेरी स्टीम जो है, और सॉरी ये मेरी गैस जो है, वो बर्न गैस जो है वो घूमती रहती है। ओपन टाइप में ये होता है, ओपन टाइप में ये होता है कि हम हमेशा हर बार फ्रेश एयर लेते हैं, हर बार फ्रेश एयर लेते हैं, कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं, इसको कंबस्शन चेंबर में डालते हैं बर्न होने के लिए। बर्न होने से क्या होता है, सडनली बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। और क्या होता है, फिर उसको टरबाइन में भेजते हैं, और टरबाइन में उसका एक्सपेंशन होता है, फिर ये एयर जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दी जाती है, ये सर्कुलेट नहीं होती। तो अंतर क्या हो गया ओपन और क्लोज टाइप में? क्लोज टाइप में वही एयर जो है, वही जो गैसेस हैं वो आपस में सर्कुलेट होती रहती हैं। और ओपन टाइप में हर बार फ्रेश एयर ली जाती है, कंप्रेसर से कंप्रेस किया जाता है, उसको कंबशन चेंबर में डाला जाता है, और फिर टरबाइन में एक्सपैंड करके वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ gas turbine plants, one is open type, one is closed type, and both are based on ब्रेटन साइकिल। बट मेजरली हम क्लोज टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, उसमें हमारा कूलिंग हो रही है और वो वापस रिसर्कुलेट हो रहा है। दिस इज अ साइकिल। ओपन टाइप में क्या हो जाएगा? ओपन टाइप में अगर हम ओपन टाइप की बात करें तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका कंप्रेशन होगा, हीट एडिशन होगा और एक्सपेंशन होगा, वापस ये साइकिल मूव नहीं करेगी। दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड वापस नहीं आएगी। वेरएज क्लोज टाइप में क्या हो जाएगा? क्लोज टाइप में ये पीवी डायग्राम अगर मान के चले तो पीवी क्लोज टाइप में कंप्रेशन होगा 1 से लेकर के 2 तक, हीट एडिशन होगा 2 से लेकर 3 तक, 3 से 4 तक एक्सपेंशन होगा, और फिर वापस साइकिल मूव करके आएगी 1 पे, हमारी फ्लूइड वापस जो है वो रिसर्कुलेट होगी उस पावर। तो ये 2 डिफरेंस है ओपन टाइप और क्लोज टाइप के बीच। ठीक है, अब फिर से हम वापस ब्रेटन साइकिल आते हैं ताकि हम उसके प्रोसेसेस को पढ़ सकें। तो हम जितना भी अब पढ़ाई करेंगे वो क्लोज्ड
क्लोज्ड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे या क्लोज टाइप गैस पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अगेन मैं साइकिल बनाता हूं। ये साइकिल क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 2 तक कंप्रेशन, जो आपका पंप में होगा, 2 से लेकर के 3 तक हीट एडिशन क्यू इन, 3 से लेकर 4 तक एक्सपेंशन, वर्क आउटपुट मिलेगा जो टरबाइन में होगा, और 4 से लेकर के 1 तक हीट रिजेक्शन हो जाएगा क्यू आउट। सो अगर मैं इस प्रोसेसेस को लिख पाऊं तो लिखूं 1 से लेकर के 2 तक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किस में होगा, कंप्रेसर में होगा। 2 से लेकर के 3 तक होगा आइसोबारिक हीट एडिशन। ये कहां होगा, ये होगा आपका कंबस्शन चेंबर में। 3 से लेकर के 4 तक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये कहां होगा, टरबाइन में होगा, यहां पे कंप्रेसर होगा। और लास्टली 4 से लेकर के यहां तक पहुंच गए थे हम, 3 से 4 तक। अब 4 से लेकर के 1 जो होगा, 4 से लेकर के 1 जो होगा वो हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्शन होगा, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। और ये होगा कहां, हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द साइकिल, 2 आर आइसेंट्रोपिक and 2 are isobaric. One is isentropic compression, then isobaric heat addition, then isentropic expansion, and then isobaric heat rejection. अब अगर मैं इसी साइकिल को जो हमने बात की थी पीवी में, अगर हम इस पीवी की साइकिल को टीएस में ड्रॉ करने की कोशिश करें, ध्यान रखिएगा कभी भी साइकिल बनाएं तो एरोज जरूर बनाएं, अदरवाइज ये पावर साइकिल जो है वो उल्टा एरो बना देंगे तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इसी को टीएस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो टीएस है अगर मेरा एक्सेस, तो ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, स्ट्रेट लाइन होगी 1 से लेकर के 2 तक। फिर क्या है, आइसोबारिक हीट एडिशन। सो आइसोबारिक हीट एडिशन 2 to 3, यहाँ पे हीट इनपुट होगी क्यू इन, यहाँ पे हीट इनपुट हो रही थी, यहाँ पे भी हीट इनपुट। फिर क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी विदाउट चेंज इन एंट्रोपी एक्सपेंशन होगा टरबाइन में, तो 3 से लेकर 4 तक एक्सपेंशन होगा, और 4 से लेकर के वापस 1 तक हीट रिजेक्शन होगा, आइसोबारिक क्यू आउट। सो दिस इज हाउ दिस पीवी साइकिल of Brayton cycle, these are Brayton cycles. Brayton cycle for closed gas power plant. So ये Brayton cycle closed power plant के लिए इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब हम इसके बाद जो शुरू करेंगे वो देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन दिस। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा, वर्क डन होता है दो तरीके से लिख सकते हैं आप। टोटल वर्क डन होगा वर्क डन बाय द टरबाइन, यानी नेट वर्क डन होगा वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क डन बाय द पंप, क्योंकि हम वर्क डन बाय द टरबाइन यहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये वर्क आउटपुट है, और यहाँ वर्क डन बाय द पंप इनपुट कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय द पंप होगा। तो नेट वर्क डन हमेशा वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क डन बाय द पंप हो जाएगा। और वर्क डन बाय द पंप या कंप्रेसर, सॉरी इस केस में पंप नहीं होता है कंप्रेसर होता है, तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय द कंप्रेसर निकालते हैं, तो वर्क डन बाय द कंप्रेसर विल बी, अब देखिए ध्यान दीजिए कि इस केस में जो मास यहां पे आया वही सर्कुलेट कर रहा है। तो अगर मैं मान लूं कि मेरा मास ऑफ, अगर मैं मान लूं कि मेरा मास ऑफ एयर
which is being circulated in this whole cycle is m. तो मेरा मास ऑफ एयर जो है वो m है, तो इसको मैं वर्क डन बाय द कंप्रेसर लिख सकता हूं, which is input is m into h2 minus h2 minus h1 into the mass of the air circulated in the cycle is work done by the compressor. इसी तरीके से वर्क डन बाय द टरबाइन में लिख सकता हूं मास इनटू, अब क्या हो रहा है, H3 माइनस H4, H3 माइनस H4, तो वर्क डन बाय द हमको टरबाइन भी मिल गया। अब दूसरी चीज ये है, तो हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा, तो टोटल नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, W नेट क्या हो जाएगा, M को कॉमन ले लीजिए, M को इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो जाएगा, H3 माइनस H4 माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, so this will be the net work output from the Brayton cycle. This is 1. सेकेंड, हमको ये कैलकुलेट करना होता है कि हाउ मच हीट हैज बीन इनपुट इनटू द साइकिल। तो हीट कहां इनपुट हो रही है, हीट इनपुट हो रही है प्रोसेस 2 to 3 में, प्रोसेस 2 to 3 में, और ये प्रोसेस 2 to 3 क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। तो हीट इनपुट क्यू इन जो है वो हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ द गैस बीन सर्कुलेटेड इनटू H3 माइनस H3 minus H2. This is the heat input in the process. अब हमारे पास हीट इनपुट है, हमारे पास नेट वर्क डन है, तो क्या हो जाएगा, हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पूरी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अभी हम क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल के लिए कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा एयर जो है वो रिसर्कुलेट होता चला जाए। तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल क्या होता है, वर्क डन नेट अपॉन क्यू इनपुट। ध्यान दीजिए वर्क डन नेट क्या था हमारा, वर्क डन नेट था m H3 माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय m H3 माइनस H2, ठीक है। इसमें कट जाएगा। अब जरा इसके ऊपर वाले हिस्से को देखिए, नीचे है H3 माइनस H2, अगर मैं इसको री अरेंज करूं तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो मुझे इस तरीके से दिख सकता है, H3 ये माइनस का साइन है और यहां पे H2 है, तो H3 माइनस H2 लिखा जा सकता है, होल माइनस, माइनस का साइन वैसे का वैसे रखेंगे, और ये H4 है, तो H4 क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया है H4 से, तो माइनस H4 दिखेगा, माइनस H1, इसी को रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख सकता है, और नीचे का डिवीजन वैसे का वैसे ही रहेगा, H3 माइनस H2, तो आप पाएंगे कि H3 माइनस H2 और H3 माइनस H2 ये कट जाएगा, और आपके पास जो एफिशिएंसी बची रह जाएगी वो बची रह जाएगी 1 माइनस H4 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H3 माइनस H2. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन। अब ये एफिशिएंसी जो आई है, ये एफिशिएंसी जो आई है वो एंथैल्पी के टर्म्स में आई है, हम इस एंथैल्पी के टर्म्स के एफिशिएंसी को टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर और एंथैल्पी में रिलेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और एंथैल्पी में रिलेशन हो जाएगा, आपको पता है H इज इक्वल टू CP/T और DH इज इक्वल टू CP/DT। तो अब मेरे पास क्या था, मेरे पास था एफिशिएंसी में मेरी एफिशिएंसी क्या दिख रही थी, 1 माइनस
H4 माइनस H1 होल डिवाइडेड बाय H3 माइनस H4। तो मैं H4 माइनस H1 को लिख सकता हूं Cp T4 माइनस T1, और मैं H3 माइनस H4 को, ये 2 है सर, H3 माइनस H2 को लिख सकता हूं Cp T3 माइनस T2। अगर मैं इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमको मिलेगा 1 माइनस Cp T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Cp T3 माइनस T2। आप Cp कट कर देंगे तो यही एफिशिएंसी जो है वो 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 के टर्म्स में लिख जाएगी। ये एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिखाई देगी आप। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या होता है, आपको ये बात पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो P1 V1 रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पर गामा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है इन इक्वेशन, वेयर गामा फॉर एयर इज 1.4। इसी रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, ये आप लोगों ने शायद बेसिक इंजीनियरिंग में किया होगा या लास्ट कोर्स में जो आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में किया होगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो हम पाएंगे T2 अपॉन T1 कैन बी रिटन एज T2 अपॉन P1 होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब ये डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, ये बुक्स में अवेलेबल है, बट ये आप लोगों ने किया होगा। ये डेरिवेशन बहुत बार यूज होता है जब आप ओटो साइकिल डीजल साइकिल करते थे। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ T2 है तो यहाँ P2 होगा, अगर यहाँ पे T1 है तो यहाँ P1 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं P3 अपॉन P4 होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल करके आएगी, आप ये देखेंगे कि इस केस में, ब्रेटन साइकिल के केस में P2 इज इक्वल टू P3 है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहां पे यही P2 है और यही P3 है, P2 इज इक्वल टू P3 है। और इस केस में आप ये पाएंगे कि P1 इज इक्वल टू P4 है। ब्रेटन साइकिल जब आप चेक करेंगे तो इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू P3, हमने अभी रिलेशन में देखा कि P3 इज इक्वल टू P2 और P4 इज इक्वल टू P1। तो मैं यही रिलेशन P2 अपॉन P1 के टर्म्स में लिख सकता हूं, होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअली हमारे पास दो ही प्रेशर होंगे, एक P2 होगा और एक P1 होगा। एक्चुअली हमारे पास दो ही प्रेशर होंगे, एक P2 होगा और एक हमारा P1 होगा। एक प्रेशर होगा जिस पे हीट इनपुट हो रही है और एक प्रेशर होगा जिस पे हीट रिजेक्ट हो रही है, एक प्रेशर होगा जिस पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो ये जो रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1 होता है, ये जो रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1 होता है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही प्रेशर है, इसको हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से, और इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। और अब हमारी एफर्ट ये होगी, अब हमारा एफर्ट ये होगा कि हम अपनी एफिशिएंसी को, जो हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, जो हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो अब हम प्रेशर रेशियो के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये हो सकता है कभी डेरिवेशन में पूछा जाए या सीधे आपसे इस पे न्यूमेरिकल आ जाए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जरा ध्यान दीजिए। अब एक चीज और
अगर आप साइकिल पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि रेशियो ऑफ T2 अपॉन T1 will always be equal to T3 upon T4, क्योंकि दोनों आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो ये दोनों रेशियो बराबर होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर आप ब्रेटन साइकिल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेशियो अपॉन ऑफ T2 अपॉन T1, क्योंकि प्रेशर सेम है, P2 और P3 एक ही चीज है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ T3 अपॉन T4 हो जाएगा। इसको अगर आप दोनों साइड 1 माइनस कर दें तो -1 इधर कर दीजिए, -1 इधर कर दीजिए, ये कर सकते हैं, इक्वेशन में चेंज नहीं आए तो आप ये पाएंगे कि ये इक्वेशन जो है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T4 अपॉन T4 दिखेगा। ठीक है, यस सर। हमने कुछ गलत किया है क्या? ओके, एक तो ये तरीका है, इसको थोड़ा सा हम और रीअरेंज करेंगे, यानी अगर आप ये देखेंगे, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे इसमें इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं बोला T2 अपॉन T1 का रेशियो जो है वो T3 अपॉन T4 के बराबर है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार और रीअरेंजमेंट करूं, और मैं इस रीअरेंजमेंट के साथ इसको अगर मैं लिख दूं कि T4 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, तो ये भी कोई गलत नहीं है, मैंने इसको यहाँ ले आया, मैं इसको यहाँ ले आया हूँ और इसको मैं यहाँ ले आया, सॉरी इसको यहाँ ले आया हूँ और ये 2 यहाँ आ गया। आप समझ रहे हैं, ये गलत, आपने क्या किया कि इंटरचेंज कर दिया T2 और T4 को, तो T2 इधर आ गया, T4 इधर आ गया, बस इतना ही किया। तो इसमें अब हम माइनस करेंगे, -1 तो हमारे पास आएगा T4 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन T2। ये हम क्यों कर रहे हैं ये आगे आपको समझ में आएगा। इसको अगर थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो आप पाएंगे T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब आप ध्यान दीजिए जब हमने एफिशिएंसी किया था, एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म्स में निकाल करके लेकर के आए थे, तो क्या था, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, यही आ गया T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। सो इसमें देखिए T4 अपॉन माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो T1 और अपॉन T2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है, यानी जो मेरी एफिशिएंसी पहले लिखी हुई थी 1 माइनस T4 माइनस T1 upon T3 minus T2 can now be, because T4 minus T1 upon T3 minus T2 is equal to T1 upon T2 can now be written as 1 minus T1 upon T2। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? यस सर। अब हमारे पास एफिशिएंसी लिखने का एग्जैक्टली नया तरीका आ गया, यानी यही ब्रेटन एफिशिएंसी 1 माइनस T1 अपॉन T2 लिखी जा सकती है। और हमने ये देखा था कि T1 अपॉन T2 कैसे लिखा जा सकता है। हमने ये देखा था कि T2 अपॉन T1 जो है वो P2 अपॉन P1 के बराबर होता है, यानी इस जगह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये T1 अपॉन T2 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 जो है वो P1 अपॉन P2 होल गामा माइनस 1 के बराबर लिखा जा सकता है, अपॉन गामा के बराबर लिखा जा सकता है। यानी यही ब्रेटन साइकिल जो है, हमको एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल लिखी जा सकती है 1 माइनस P1 अपॉन P2 होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ध्यान दीजिए हमारा प्रेशर रेशियो R जो था वो P2 अपॉन P1 था,
तो अगर इसको P2 अपॉन P1 करना है तो मैं यही एफिशिएंसी को लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन आर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब 1 पे कोई भी पावर लगा देंगे, 1 पे कोई भी पावर लगा देंगे वो 1 ही रहेगा। यानी एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल कैन नाउ बी रिटन एज 1 माइनस 1 अपॉन आर होल गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, एंड दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल in respect to pressure ratio, where pressure ratio is the P2 upon P1. Now what is P2 upon P1? When we will see what is P2 upon P1, तो हम ये पाएंगे कि P2 is the higher pressure and P1 is the lower pressure, or P2 is the pressure at which heat is input and P1 is the pressure at which heat is rejected. ठीक है, तो ये प्रेशर रेशियो होता है, प्रेशर P2 जो है प्रेशर एट हीट इनपुट और P1 होता है प्रेशर एट हीट रिजेक्ट। तो ये इक्वेशन जो है मेरी अभी तक हमने कितने इक्वेशन नंबर बना लिए थे? ये इक्वेशन मेरी 3 मान लेते हैं, ये इक्वेशन मेरी 3 आ जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि मेरी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी 3 टर्म्स में लिखी जा सकती है, इनफैक्ट 4 टर्म्स में लिखी जा सकती है। यही ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं 1 माइनस T1 अपॉन T2। दूसरा यही ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी लिखी जा सकती है 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, और यही ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी लिखी जा सकती है 1 माइनस H4 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2। H2। ठीक है, तो एक ही ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी को लिखने के 1 2 3 4 तरीके हैं। जो जो वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं उसके बेसिस पे ये एफिशिएंसी डिसाइड होगी कि किस तरीके से हमको ये एफिशिएंसी लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये हो सकता है डायरेक्टली पूछा भी ना जाए, ये किसी तरीके से न्यूमेरिकल में पूछा जाए। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसके लिए इतनी सारी कहानी बताई गई वो है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ गैस टर्बाइन और गैस पावर साइकिल। तो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ गैस पावर साइकिल। ये क्वेश्चन हर साल आया है, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्कस द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग गैस पावर साइकिल, और डायरेक्ट क्वेश्चन ब्रेटन साइकिल पे नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता है जो इंप्रूव्ड साइकिल है उस पे। तो गैस पावर साइकिल इज नथिंग बट ब्रेटन साइकिल। आज मैं सिर्फ मेथड डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से मेथड होते हैं और उनको डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड, अभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर इंप्रूविंग गैस पावर साइकिल और ब्रेटन साइकिल, तो ये 3 मेथड आप लिखेंगे और फिर अगर उसमें से कोई डिस्क्राइब करने को कहा जाएगा तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला होता है दैट इज रीहीट गैस टरबाइन साइकिल। दूसरा होता है गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग। और तीसरा होता है
रीजनरेटिव गैस पावर साइकिल और गैस टरबाइन साइकिल। गैस पावर साइकिल और गैस टरबाइन साइकिल एक ही चीज है। गैस पावर एक ही चीज थी, पावर या टरबाइन साइकिल। ये तीन मेथड होते हैं जिससे हम अपनी ब्रेटन साइकिल या गैस पावर साइकिल या गैस टरबाइन साइकिल की एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो कल हम रीहीट खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे उस पर एक न्यूमेरिकल करें। परसों हम इंटरकूलिंग खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे उस पर एक न्यूमेरिकल करें। और थर्ड डे पे हम रीजनरेटिव करेंगे, उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। गैस टरबाइन साइकिल से एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो क्वेश्चन इन्हीं पे आता है, इन तीनों पे। अभी तक जो हमने बात की थी वो सिर्फ इसलिए की थी कि हम ये आपको बता सकें कि एक्चुअली गैस पावर साइकिल होती क्या है, एक्चुअली गैस पावर साइकिल होती क्या है और वो काम कैसे करती है। बट डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिंपल गैस पावर साइकिल पे नहीं आता। वो गैस पावर साइकिल पे न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो इन तीनों में आएगा या इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, या सीधे ये पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग गैस पावर साइकिल। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें जो है वो जो मैंने आपको बुक दी है उसमें भी अवेलेबल है, आप एक बार वो बुक से भी पढ़ लीजिए। आज जो मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं वो थोड़ा आगे का असाइनमेंट है, वो इसी पे बेस्ड है। आप इसको पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आप उसको सॉल्व कर पाए। अदरवाइज मैं एक एक करके जब हम ये तीनों साइकिल या इंप्रूवमेंट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बात बताऊं। ठीक है शिरीष? यस सर। बेटा आपको पढ़ना है, कोई भी स्केप नहीं है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको हर वो चीज बता रहा हूं जिससे आप पास हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कम आए, मैं चाहता हूं कि इस बार आपके 90% नंबर आए। हर क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप जरूर करके आएंगे। आप कम से कम जो मैंने आपको इन लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, अगर आप इसको भी पढ़ लोगे तो आपके नंबर 80 के ऊपर ही आने वाले हैं, मुझसे लिख के। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल है। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर में आपको अपलोड भी कर दूंगा और इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको अभी भेज दूँ। ठीक है यस सर। मोहित, कोई क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लेना एंड वी आर स्टॉपिंग दिस लेक्चर। वी विल कम टुमारो विद रीहीट गैस टरबाइन साइकिल एट 11 और 11:05। हमारा लेक्चर हमेशा 11 से ही शुरू होगा। ठीक है, ओके सर। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।